बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग। आज के हमारे टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग का, और इसके बाद एक एग्जांपल से हम लोग प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग का जो वर्जन है इसकी डिटेल जानेंगे, और इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आया प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग है क्या। इन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ अ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, its priority is compared with the priority of the other process present in the ready queue, as well as with the one which is being executed by the CPU at that point of time. अब इस प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग में अगर कोई नया प्रोसेस किसी भी अराइवल टाइम पे आता है रेडी क्यू में, तो उसकी प्रायोरिटी जो बाकी रेडी क्यू में वेट प्रोसेस कर रहे होंगे उनके साथ और जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। The one with the highest priority among all the available process will be given the CPU the next. अब उनमें से जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है जो प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी प्रायोरिटी नए आने वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी से कम है, तो नया आने वाला प्रोसेस चूँकि हायर प्रायोरिटी का होगा तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको कुछ देर के लिए सस्पेंड या प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग इज दैट इन द प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग द जॉब विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड कैन बी स्टॉप्ड एट द अराइवल ऑफ अ हायर प्रायोरिटी जॉब। अब इसमें और नॉन प्रिमिटिव में फ़र्क ये है कि अब अगर इसमें हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रेडी क्यू में आता है तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको भी प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा और हायर प्रायोरिटी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। वंस ऑल द जॉब गेट्स अवेलेबल इन द रेडी क्यू, द एल्गोरिथम विल बिहेव ऑन अ नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग, विच मीन द जॉब स्केजल विल रन टिल द कंप्लीशन एंड नो प्रिमिटिव विल बी डन। अगर उनमें से तमाम प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में आ चुके हैं तो उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और इसमें फिर जो है इसको ट्रीट ऐसे किया जाएगा जैसे नॉन प्रिमिटिव में किया जाता है। अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ जो प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम है उसकी हम लोग वजाहत करेंगे। सपोज करें हमारे पास 7 प्रोसेस हैं P1 से लेके P7 तक। अब उसमें उसका अराइवल टाइम, उसके जो है प्रायोरिटी और उसका जो बस टाइम है वो दिया गया है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोसेस हैं P1 उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाईएस्ट है, और जो प्रोसेस है P6 उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है। बट किस अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया और प्रिमिटिव जो प्रायोरिटी एल्गोरिथम किस तरह से ट्रीट करेगा इसकी डिटेल हम लोग गैंट चार्ट से वाज़े करते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अराइवल टाइम 0 के ऊपर एक प्रोसेस P1 आता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और उसका टोटल बस टाइम भी 1 सेकंड है, वो 1 तक एग्जीक्यूट होगा, और 1 सेकंड तक एक और प्रोसेस P2 आता है, और इस दौरान P1 जो है वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसका टोटल बस टाइम भी जस्ट 1 सेकंड था। अब P1 एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होने के बाद P2 प्रोसेस रेडी क्यू में इस टाइम मौजूद है, उसकी एग्जीक्यूशन जैसे 1 सेकंड तक हुई, मतलब टोटल इस टाइम 2 सेकंड तक, तो एक और प्रोसेस P3 आ गया। अब उसका जो है अराइवल टाइम 2 के ऊपर देखेंगे उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी 3 है, मतलब हायर है, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था 2 उसकी प्रायोरिटी है 6, तो इसका मतलब है P3 की हायर प्रायोरिटी है, तो इस टाइम हम लोग उसको P2 को जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था उसको प्रिम्प्ट कर देंगे। हालांकि उसके अभी 6 सेकंड रिमेनिंग है एग्जीक्यूशन में, बट उसको प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। वजह ये है कि नया आने वाला प्रोसेस P3 उसकी प्रायोरिटी हायर है, तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसके दौरान एक सेकंड 3 के ऊपर एक और प्रोसेस आ जाता है P4 अराइवल टाइम 3 के ऊपर।
अब उसकी चूँकि प्रायोरिटी 5 है और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था P3 उसकी हायर प्रायोरिटी है, तो लिहाजा हम उसको प्रीम्प्ट नहीं करेंगे। अब हम 4 सेकंड तक देखेंगे। 4 सेकंड में एक अराइवल टाइम के ऊपर एक प्रोसेस P5 आ जाता है, उसकी प्रायोरिटी 4 है और जो एग्जीक्यूट हो रहा था P3 उसकी प्रायोरिटी 3 है, तो 3 से मुराद उसकी प्रायोरिटी हायर है, लिहाजा अभी भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि नया आने वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी जो ऑलरेडी कंटिन्यू था उसकी प्रायोरिटी से कम है। तो अराइवल टाइम 5 के ऊपर एक और प्रोसेस आ जाता है P6, जिसकी जो प्रायोरिटी है वो 10 है, लिहाजा उसकी जो प्रायोरिटी है वो कम है। लेकिन इस दौरान एक जो प्रोसेस P3 था उसका टोटल टाइम जो 3 सेकंड था वो एग्जीक्यूट होके चला गया। अब उसके बाद मतलब वो टर्मिनेट हो गया। अब उसमें हम 5 सेकंड तक देखेंगे कि हमारे पास इस टाइम रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस टर्मिनेट हो चुके हैं और कौन से बाकी हैं। P1 और P3 टर्मिनेट होके जा चुके हैं। अब P2, P4 और P5 और P6 मौजूद हैं। इसमें से देखेंगे किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रोसेस P5 उसकी प्रायोरिटी चूँकि 4 हायर है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इस टाइम अभी और कोई प्रोसेस अराइवल टाइम पे नहीं है, इसका टोटल जो टाइम है वो 5 है, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब टोटल एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी और ये टर्मिनेट होकर चला जाएगा। अब इस दौरान हमारे सामने जो दो प्रोसेस हैं उसमें से P4 की जो प्रायोरिटी वो ज़्यादा है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसकी जो एग्जीक्यूशन के लिए उसका टोटल टाइम 6 है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 15 सेकंड में एक और प्रोसेस आ जाता है P7, उसकी प्रायोरिटी 9 है, जो ऑलरेडी P4 एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी 5 है, मतलब आने वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है, तो लिहाजा हम लोग P4 को प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देंगे। अब उसकी 6 सेकंड टोटल उसका टाइम है, तो इसकी एग्जीक्यूशन जैसे कंप्लीट होगी तो 16 सेकंड इस टाइम CPU एग्जीक्यूट कर चुका होगा, तो P4 भी प्रिम्प्ट हो चुका है। अब नए आने वाले प्रोसेस चूँकि स्टॉप हो गए हैं, अब रिमेनिंग ऑलरेडी रेडी क्यू के अंदर कौन से प्रोसेस हैं उसमें से देखेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो उसको हम लोग नॉन प्रिम्प्टिव के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि नए आने वाले प्रोसेस टाइम स्टॉप हो चुके हैं। तो P2 की प्रायोरिटी वो हायर है, उसको हमने प्रिम्प्ट भी कर दिया था, तो जस्ट 1 सेकंड एग्जीक्यूशन के बाद अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उसका टोटल टाइम अभी 6 बाकी है। तो P2 को एग्जीक्यूट करेंगे जैसे वो 22 सेकंड तक एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गया था। अब उसके बाद जस्ट 2 प्रोसेस हमारे रिमेनिंग हैं, एक P7 है और P6। तो P7 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, मतलब 9 हायर है, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसका टोटल टाइम 8 सेकंड है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। 13 तक जैसे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, अब रेडी क्यू के अंदर जस्ट P6 बाकी है, उसका बस टाइम 15 है और उसकी प्रायोरिटी भी सबसे कम थी, लिहाजा उसको एट द एंड ट्रीट किया गया। अब इसको एग्जीक्यूट होने के बाद इसके टर्मिनेट कर दिया गया। तो इस स्केजलिंग एल्गोरिदम जो कि प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजलिंग एल्गोरिदम था, इसमें हमने देखा कि नया आने वाला प्रोसेस और जो ऑलरेडी रेडी क्यू में था या एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें से प्रायोरिटी चेक करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, अगर उसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा था, उसकी प्रायोरिटी आने वाले प्रोसेस से लोअर थी, तो हमने उसको भी प्रिम्प्ट किया। तो ये बेसिकली वर्किंग है प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजलिंग एल्गोरिदम की। अब इस गैंट चार्ट के ज़रिए हम लोग टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करते हैं, और वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर देंगे तो वो वेटिंग टाइम बन जाता है। इस चार्ट में आप लोग टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम देख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करें तो टोटल वेटिंग टाइम को नंबर ऑफ प्रोसेस 7 पे डिवाइड करेंगे तो 9 सेकंड फी प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम वो आ गया है। अब अगर हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें कि इसके क्या एडवांटेज हो सकती हैं, इजी टू यूज़ स्केजलिंग मेथड है, आसानी से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, सो हायर प्रायोरिटी डज नॉट नीड टू वेट फॉर अ लॉन्ग विच सेव टाइम। अब इसमें वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हायर है वो ज़्यादा उसे वेट नहीं करना पड़ेगा और उसे एग्जीक्यूशन
कर दी जाएगी। दिस मेथड प्रोवाइड्स अ गुड मैकेनिज्म वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोसेस मे बी प्रीसली डिफाइंड। अब इसमें से जो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हायर है तो उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन होती है। सूटेबल फॉर एप्लीकेशन विद फ्लक्चुएटिंग टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब उस एप्लीकेशन के लिए जिसमें टाइम और रिसोर्स की जो फ्लक्चुएशन है या तब्दीली है, चेंजेस है, तो उसके लिए ये सूटेबल एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। अब अगर हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी मौजूद हैं। इफ़ द सिस्टम इवेंचुअली क्रैशेस ऑल द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गेट लॉस्ट। अगर आपका सिस्टम लॉस हो जाता है तो वो तमाम प्रोसेस जो कि जिनकी प्रायोरिटी लो है वो रेडी क्यू में वेट कर रहे थे वो बेसिकली लॉस्ट हो जाएंगे। इफ़ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस टेक्स लॉट्स ऑफ CPU टाइम देन द लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस मे स्टार्व एंड विल बी पोस्टपोन्ड फॉर एन इनडिफाइंड टाइम। अब अगर वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हायर है तो CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा और इस दौरान जिसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होगी तो रेडी क्यू में वो काफ़ी देर वेट करेंगे तो स्टारवेशन या फिर ब्लॉक होने के चांसेस मौजूद होते हैं। दिस स्केजुलिंग एल्गोरिदम में लीव सम लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इनडेफिनेटली। अब इसमें वो प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी लो है तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। A process will be blocked when it is ready to run but has to wait for a CPU because some other process is running currently। अब इस दौरान वो प्रोसेस जो रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वेट किया जा सकता है क्योंकि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी हायर है। If a new higher priority process keeps on coming in the ready queue, then the process which is in the waiting state may need to wait for a long duration of time। और वो तमाम प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई नया प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी सबसे हायर है तो वो ऑलरेडी वेट करने वाले प्रोसेस को मज़ीद वेट करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।